एवरीबडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की सेकेंड बुक दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी को समझ रहे हैं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट इज जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमको कुछ सेलेक्टेड 4-5 इश्यूज़ के बारे में बता रखा है, 4-5 प्रॉब्लम्स के बारे में बता रखा है जो कि एक इन्वायरमेंट में होती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, नेचुरल रीजंस भी होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो जिन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली है पॉल्यूशन, फिर हम जानेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूरल अर्बन माइग्रेशन, फोर्थ टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एंड 5वां टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन। सो इन टॉपिक्स को भी समझ में आ रहा है ये जनरली हम कैसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जिससे हमारा कोई चैप्टर है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम एंड में एक छोटे से पैरा में पढ़ते हैं। लाइक अगर पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ वाला जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एंड में एक टॉपिक होता है पोल्यूशन का, है ना। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें जो है एक अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का भी टॉपिक आता है ना। सिमिलरली जब माइग्रेशन को समझा जाता है तब एक टॉपिक होता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। जब हम लैंड रिसोर्सेज को समझते हैं तो हमारे पास में एक टॉपिक आता है दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। सो यूजुअली ये टॉपिक्स हमको चैप्टर्स के एंड में देखने को मिलते हैं एज अ प्रॉब्लम, है ना, फिर उसके सोल्यूशन की हम बात करते हैं। एंड उन्हीं में से कुछ 4-5 टॉपिक्स को लेके एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है जहाँ पर हम इंडिविजुअली इन 5 टॉपिक्स को समझेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण, है ना। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, जो प्रकृति है, उसमें जब हम कोई ऐसी फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर देते हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वही हो जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जब भी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि हार्मफुल होती है तो दैट रिजल्ट्स इनटू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, है ना। वी कैन डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एज environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा की गई जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, एंड अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब इसको हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं तब वो एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है ना। एंड ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एज वी हैव स्टडीड मल्टीपल टाइम्स। तो जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट वाटर पोल्यूशन, जब पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है किसी भी कारण से तब पानी पल्यूट हो जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर हैज़ लेड डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर कंसिडरेबली। जो भी हम गलत तरह से पानी का यूज़ करते हैं, पानी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम अपनी तरफ से डाल देते हैं, है ना, तो उससे होता क्या है, हमारा जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स ETC इज़ नेवर प्योर। ठीक है, जो सरफेस पानी हमें देखने को मिलता है नदियों में, है ना, लेक्स में, तो ये कभी भी प्योर नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि प्योर क्यों नहीं होता है? तो द रीज़न इज इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो उस पानी में जो है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कैनाल हो, चाहे वो लेक हो, उसमें हमें कई सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, किसी ने कुछ ऐसी चीज़ डाली जो कि सल्यूबल है ना, मिक्स हो सकती है पानी में, तो वो मिक्स हो जाती है पर वो है तो इम्प्योरिटी, है ना। सो कुछ ना कुछ फॉरेन सब्सटेंस पड़ा ही होता है इन पानी में। इस वजह से कभी भी, चाहे रिवर का पानी हो, चाहे पॉन्ड्स का पानी हो, चाहे लेक्स का पानी हो, वो कभी भी प्योर नहीं होता है। एंड मल्टीपल रीजंस हैं हमारे पास में। इंडस्ट्रीज से जब वेस्ट को पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो प्योर थोड़ी ना होता है। व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड एंड बिकम्स अनफिट फॉर यूज। सो एज आई हैव टोल्ड यू, जो भी पानी होता है, सरफेस वाटर होता है, उसमें छोटी मात्रा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। लेकिन यही जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फाइनली व्हाट हैपन्स इज, जो पानी है वो पल्यूट हो जाता है एंड देन इट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, वो अनफिट हो जाता है। दो वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज like erosions, landslides, decay and decomposition of plants and animals,
pollutants from human activities are the real cause of concern. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही पानी को pollute कर रहे हैं, बट हम इंसान जो पानी को pollute कर रहे हैं वो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है, वो ज़्यादा कंसर्न की चीज़ है, बिकॉज नेचुरल रीजंस बहुत ही कम होते हैं एंड जो नेचुरल रीजंस की वजह से वाटर पोल्यूट होता है दैट इज़ नॉट टू मच टू वरी अबाउट. ठीक है, नेचुरल रीजंस क्या होते हैं, कभी सॉइल इरोजन हो रहा है तो वो जो सॉइल उड़ के जाती है वो पानी में चली जाती है. ठीक है, उससे भी पानी पोल्यूट हो रहा है. ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाती है कई बार पानी में, तो उससे भी पानी की प्योरिटी खत्म होती है. ठीक है, कई बार पानी में प्लांट्स पड़े हैं, एनिमल्स पड़े हैं जो कि मर गए हैं, तो उनका डीके एंड डिकम्पोजिशन भी पानी को पोल्यूट करता है, इम्प्योर करता है, बट दैट इज नेग्लिजिबल. ये बहुत ज्यादा नहीं होता है. लेकिन जो कंसर्न की बात है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि हमारी वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से नंबरलेस प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं. अब बात है कि ह्यूमंस कैसे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, सो द आंसर इज ह्यूमंस पोल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज. इंडस्ट्रीज का आई हैव टोल्ड यू, इंडस्ट्रीज के द्वारा जब वेस्ट को रिलीज कर दिया जाता है रिवर वाटर में तो दैट पोल्यूट्स द वाटर, राइट. सेकेंड एक्टिविटी है एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर में यूज करे जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी वाटर के थ्रू पानी रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं, जिससे पानी पोल्यूट होता है. एंड थर्ड फैक्टर है कल्चरल एक्टिविटीज. कई बार जो है रिवर के बैंक्स पे फेयर लगता है, मेला वगैरह लगता है जहाँ पर लोग जाते हैं, है ना, एंड विदाउट एनी थॉट वो जो अपने पास में वेस्ट होता है वो पानी में ही डाल देते हैं. ठीक है, ऑल्सो लोग जो है अपने गॉड्स की, गॉडेसेस के जो आइडल्स होते हैं उनको पानी में डाल देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे पानी पोल्यूट होता है. एंड इन सभी में सबसे सुप्रीम कौन है, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन वाटर पोल्यूशन. सो बात करें इंडस्ट्रीज से कैसा वेस्ट निकलता है, तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट, polluted wastewater, poisonous gases, chemical residuals, numerous heavy metals, dust, smoke, etc. यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से जो कि फर्दर हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक्स. तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट क्या किया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है, पानी में रिलीज कर दिया जाता है. एंड जब इंडस्ट्रीज के द्वारा निकला हुआ ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होता है, जब ये पानी में जाता है तो ये रिवर्स में भी जाता है एंड बाकी के जो भी वाटर बॉडीज है वहां पर भी जाता है. एंड अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि जो वाटर का बायोसिस्टम है, एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होता है. ठीक है, जब जहरीली गैसेस जाएंगी, जहरीले केमिकल्स जाएंगे पानी में, तो ऑफकोर्स वो एक्वेटिक लाइफ को भी डिसरप्ट करेंगे, है ना. मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स. ठीक है, केमिकल्स ऑल्सो इन्फिल्ट्रेट द सॉइल टू रीच द ग्राउंड वाटर. एंड कुछ कुछ केमिकल्स क्या होता है, पानी के थ्रू वो पेनिट्रेट कर जाते हैं ज़मीन के अंदर एंड वो पहुंच जाते हैं ग्राउंड वाटर में. तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड वाटर है जो कि ज़मीन के नीचे है वो भी पोल्यूट होता है. Fertilizers induces an increase in the nitrate content of surface water, and cultural activities such as pilgrimage, religious fairs, tourism etc. also cause water pollution. ठीक है, इंडस्ट्रीज के अलावा कई और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जब भी रिलीजियस फेयर लगता है नियर द रिवर, है ना, तो वहाँ पर भी लोग जो है बिना सोचे समझे कचरा डाल देते हैं पानी में. ठीक है, तो दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू द पोल्यूशन. ठीक है, टूरिज्म की वजह से पोल्यूशन होता है. कई सारी एक्टिविटीज़ लोग परफॉर्म करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, कि वी हैव ऑल सीन जो लोग हैं वो भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह डालते हैं पानी में, विसर्जन वगैरह करते हैं, तो दैट ऑल्सो अल्टीमेटली लीड्स टू पोल्यूटिंग द रिवर्स, पोल्यूटिंग द वाटर. ठीक है, देन उसके बाद में हमको एक टेबल दे रखी है जहाँ पर गंगा और यमुना रिवर के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बता रखा है कि ये रिवर्स जो हैं कहाँ से कहाँ तक पोल्यूटेड हैं, है ना, किस वजह से पोल्यूटेड है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पोल्यूशन. सो यू हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो. जो गंगा रिवर है वो कहाँ कहाँ पे पड़ती है इन इंडिया, तो दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, जिसमें कि पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं उसके कानपुर के पास में, वाराणसी, देन फरक्का बैरेज. ये 3 रीजन्स हैं, ये 3 स्ट्रेचेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हैं. रीज़न क्या है, नेचर क्या है पोल्यूशन का, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आता है कानपुर जैसे सिटीज़ से. ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम अर्बन सेंटर्स एंड डंपिंग ऑफ कार्कसेस इन द रिवर. तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इन जगहों पे गंगा रिवर पोल्यूटेड है.
ठीक है। सिमिलरली यमुना रिवर की बात करें, दैट इज इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है नियर दिल्ली टू कन्फ्लुएंस विद चंबल। साथ ही मथुरा एंड आगरा वाले रीजन में भी इट इज़ वेरी मच पोल्यूटेड। इसके मेजर रीजंस क्या हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन। सेकेंडली, एग्रीकल्चरल रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स इन द यमुना। एंड थर्डली, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर। ठीक है ना। ये वाटर पोल्यूशन होता है, कैसे होता है, वी गॉट टू नो। इससे अब नुकसान क्या हो रहा है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़, ये कई सारी वाटर बोर्न डिजीजेस को जन्म देता है। द कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू द सेम आर डायरिया, इंटेस्टिनल वर्म्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। ठीक है, कई सारी वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं। WHO shows that about 1/4 of the communicable diseases in India are waterborne. WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डाटा के अकॉर्डिंग जो 1/4 कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो वाटरबोर्न ही होती हैं, वाटर पोल्यूट होने की वजह से ही होती हैं। ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ कॉज्ड ग्रेट कंसर्न्स अमंग ऑल द रिवर्स। ठीक है, हमारी कंट्री में जैसे कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है, वी ऑल नो, बट द आयरनी इज़ कि इट इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर एज वेल। एंड इस रिवर को जो है क्लीन करने के लिए, पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए कई सारे जो है प्रोग्राम्स लॉन्च करे जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें 2 हाईलाइटेड प्रोग्राम्स हो जाते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव कंडीशंस, एंड द सेकेंड वन विल बी नमामि गंगे प्रोग्राम दैट हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम। देन टॉकिंग अबाउट नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हमको बता रखा है, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर द क्लियरेंस ऑफ पोल्यूशन इन गंगा रिवर। ठीक है, गंगा एज अ रिवर हैज़ नेशनल इंपॉर्टेंस बट द रिवर रिक्वायर्स क्लीनिंग। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नमामि गंगे प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या मेन गोल्स थे इस प्रोग्राम के? दोज वर, सबसे पहला हो जाएगा डेवलपिंग सेवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, अफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक्स टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड इसी के साथ साथ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पोल्यूटेंट्स इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। बिकॉज वी ऑल नो गंगा रिवर को जो है हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं इन द रिवर, जिसकी वजह से हम कई सारी चीज़ें भी उस रिवर में डालते हैं भगवान के नाम पे, रिचुअल्स के नाम पे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारी जो रिवर है वो पल्यूट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी फैलाना इस एक प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है? जब हमारी एयर में बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाता है ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे कि डस्ट, फ्यूम, गैस, फॉग, स्मोक, ये चीज़ें जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं हवा में, एयर में, तब हमारी जो एयर है वो पल्यूटेड होती है। ठीक है, सो इट इज़ टेकन एज एडिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडोर, स्मोक और वेपर to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to property. So substantial proportion का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। जब ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा समय के लिए contaminants add on हो जाते हैं हवा में, एयर में, तो that results into air pollution which ultimately causes harm to flora and fauna. ठीक है, विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्यूल्स देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पोल्यूशन ऑफ एयर। क्योंकि हम बहुत सारे टाइप ऑफ फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाती हैं एंड वो एयर को पल्यूट करती हैं। ठीक है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज of air pollution. These processes release oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, lead and asbestos. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स हैं ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हमारी एयर को पल्यूट कर रहे हैं। इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस related to respiratory, nervous and circulatory system. Smoky fog over cities called as urban smog is caused by atmospheric pollution.
तो एयर पोल्यूशन जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फ्यूल वगैरह का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर होती है तो हमें जो है एटमॉस्फेयर में फॉग नज़र आता है। अब ये सर्दी वाला फॉग नहीं है, ये फॉग है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है, जिसको अर्बन एरियाज में स्मोग बोला जाता है, SMOG, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी है, ठीक है। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन्स, तो जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूट होती है तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू एसिड रेन्स। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरमेंट हैज़ इंडिकेटेड that pH value of the first rain after summer is always lower than the subsequent rains। तो ऐसा हमने कई बार सुना भी है कि जब पहली बारिश होती है तो उसमें नहीं नहाना चाहिए, है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड रेन, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पानी होता है। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब हमारे आसपास की सराउंडिंग में इतना ज़्यादा शोर होता है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, जो कि अनबियरेबल साउंड होता है, देन इट इज़ सेड एज नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स विच इज कॉज्ड बाय नॉइज। इतना ज़्यादा शोर होना जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो दैट स्टेट, दैट सिचुएशन इज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। इसके मेजर सोर्सेज क्या है? तो फैक्ट्री से शोर आता है, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है तब शोर होता है, डिमोलिशन वर्क, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स। तो ये कुछ मेजर रीजंस है, ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू नॉइज होती है, शोर होती है, नॉइज पोल्यूशन होता है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ पीरियोडिकल नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज भी हैं, यानी कि कुछ समय के लिए ये पीरियोडिकली ये नॉइज होती है। तो दैट इंक्लूड्स पोल्यूशन नॉइज फ्रॉम सायरन्स, लाउड स्पीकर्स, प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्टिविटीज। अब लाउड स्पीकर हो गए या सायरन हो गए तो ये 24/7 तो कहीं पर नहीं बजते हैं ना, इट इज़ फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये पीरियोडिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। नॉइज को हम मेजर कैसे करते हैं? तो इट इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। एंड हमारे पास में मल्टीपल सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के, लेकिन इन सभी में सबसे टॉप पे सबसे सुपीरियर है ट्रैफिक। ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कॉज नॉइज पोल्यूशन विद वेराइंग डेंसिटी। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री से अलग अलग तरह का शोर आता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, है ना, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिखी है, जहाँ पर शोर हो रहा है एग्जैक्टली वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे जैसे उस जगह से हम दूर होते जाएंगे जहाँ पर शोर हो रहा है तो हमें उसकी आवाज़ कम लगने लगेगी, है ना, विच इज़ वेरी ऑब्वियस एज वेल। एंड दिस नॉइज पोल्यूशन इज हजार्डस इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज इन इंडिया। फिर अगली प्रॉब्लम है, अगला इशू है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो वेस्ट डिस्पोजल का इशू है, जो कचरा आता है, जो वेस्ट आता है, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इन इंडिया। अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवरक्राउडिंग, कंजेशन, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज टू सपोर्ट द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड फोल एयर, ठीक है। अर्बन एरियाज जनरली कैसे होते हैं? वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है। क्यों होती है ओवर क्राउडिंग? क्योंकि लोग गाँव से भी जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज शहरों में ओवर क्राउडिंग हो रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रही है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर सुविधाएं नहीं पूरी पड़ पा रही हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एंड अलॉन्ग विद एवरी अदर प्रॉब्लम, जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेकार हैं। बाकी हवा में भी जो है बदबू आती है, बिकॉज जब इतनी सारी पॉपुलेशन रह रही है तो इतना सारा वेस्ट भी तो कलेक्ट होगा, है ना। पोल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज नाउ गॉट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इनॉर्मस ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। अब ये जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है, बिकॉज इस वेस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वेस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू अ वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो भी कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है जो कि यूजलेस है, ठीक है, जो कि पुरानी हो गई है, जो कि यूज़ करी जा चुकी है, वो सारा ही सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, एश, पॉलीथीन बैग्स एटसेट्रा,
ठीक है, तो ये सारे ही सॉलिड वेस्ट में आते हैं। दीज डिस्कार्डेड मेटल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश। ठीक है, तो इस सॉलिड वेस्ट के हम डिफरेंट सिनोनिम्स भी देख सकते हैं विच आर रिफ्यूज, गार्बेज और रबिश। ना ये जो वेस्ट है, ये जो सॉलिड वेस्ट है, एक्चुअली आ कहाँ से रहा है? तो इसके मेजरली दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स तो हो जाता है हमारे अपने घर, हमारे घरों में कचरा होता है, राइट, हमारे घरों में गार्बेज होता है। तो फर्स्ट सोर्स इज हाउस होल्ड और डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स एंड सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, सो हाउस होल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड्स और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट को कहाँ पर हम डंप करते हैं? हम डंप करते हैं ऑन पब्लिक लैंड, जो भी सरकारी जमीन है वहां पर हम डंप कर देते हैं। अदरवाइज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की साइट पे हम इस कचरे को डंप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज के द्वारा सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू पब्लिक फैसिलिटीज एट लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स। ऐसे लैंड एरियाज जो कि लो लाइंग है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज के द्वारा निकला हुआ सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारी लैंड है वो भी फिल हो जाती है ना। द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेज एंड डेब्रिज हैव पोज्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो कचरा है, इट इज नाउ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज़ में डिपॉजिट हो रहा है, जो कि आसपास के एरियाज में डिजीजेस को भी जन्म देता है एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट कॉजेज हेल्थ हजार्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑब्नोक्शियस स्मेल एंड हार्बोरिंग ऑफ फ्लाइज एंड रोडेंट्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीजेस लाइक टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया, मलेरिया एंड कॉलेरा ETC। ठीक है, सो ये जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो कि हम कहीं पर भी पब्लिक लैंड पे या फिर हम प्राइवेट एरियाज में डंप कर देते, इट इज वेरी मच हेल्थ हजार्डस, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, बिकॉज इस सॉलिड वेस्ट से जो है काफी ज्यादा गंदी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से वहां पे फ्लाइज एंड रोडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड ये जो फ्लाइज और रोडेंट्स होते हैं, ये डिजीजेस कैरी करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, डिप्थेरिया, है ना, डायरिया, मलेरिया, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ दिस डंपिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है ना। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स लीड टू वाटर पॉल्यूशन। अब ये इंडस्ट्रीज के द्वारा निकला हुआ वेस्ट अगर हम पानी में डंप करते हैं तो उससे क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूट हो रहा है ना। दिस पॉल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु ETC about 90% of the solid waste is collected and disposed। ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो लार्ज सिटीज़ हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु, इन सिटीज़ में लगभग 90% सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बट इन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स अबाउट 30 to 50% of the waste generated are left uncollected, which accumulate on streets, in open spaces between houses and in wastelands, leading to serious health hazards। यानी कि जो कुछ मेजर सिटीज है वहां पर तो इट इज अ प्रॉपर प्लान्ड थिंग कि भाई जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन बाकी की सिटीज और टाउन्स को अगर हम देखें तो वहां पर लगभग 30 से 50% वेस्ट ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कलेक्ट ही नहीं किया जाता है। एंड वो ऐसे ही घरों के बीच में जो खाली जगह वहां पर पड़ा हुआ है ना, कोई वेस्ट लैंड है वहां पर पड़ा हुआ है, तो ये जो वेस्ट है ये बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देता है, अपने साथ में लेके आता है। सो इस वेस्ट डिस्पोजल के इशू को ध्यान देना चाहिए, इसको निग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए एंड इट शुड बी ट्रीटेड इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, दिस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रिसोर्स यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड कंपोस्ट। ठीक है, इस वेस्ट से हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। जिससे क्या होगा, हमारा काम भी हो रहा है, हमें एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है, कंपोस्ट भी मिल रहा है एंड साथ ही साथ वेस्ट भी डिस्पोज ऑफ हो रहा है। ठीक है, अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक बायोगैस टू द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। ठीक है, जो वेस्ट हम ट्रीट नहीं करते हैं, जिसको हम कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं प्रॉपरली, वो बहुत ही स्लोली फर्मेंट होता है, बहुत ही स्लोली खत्म होता है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो टॉक्सिक बायोगैसेस को रिलीज करता रहता है इन द एटमॉस्फेयर विच ऑल्सो इंक्लूड्स मीथेन। जाना नहीं तो कहीं हाथ